जी अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर, यस आ रही सर। है आपके पास। चलें, यस सर। अब देखें मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि उसमें आपने फिर आर्ग्यूमेंट को फौरी डिसएग्री कर देना है। तो फिर उसके बाद आपने ये करना है या आपने एग्री करना है तो फौरी एग्री करके तो देन आप जो है ब्रीफली आउटलाइन योर मेन पॉइंट्स। आप अपने मेन पॉइंट्स को आउटलाइन कर दें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। Introduce your main point and explain how you will back up it. For example, you can turn a peanut butter and jelly sandwich into a gourmet meal by using artisanal bread, ठीक है, toasting the bread and adding additional toppings. The method is effective because it gives reader a clear idea of everything you will discuss in your essay. आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हर वो चीज बता देनी कि जिससे जो है ना वो रीडर को ये अंदाजा हो जाए कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और कितनी क्लियर आप बात कर सकेंगे। आप 5 तरह के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की 5 टाइप्स होती हैं। वंस यू डिसाइड वेदर यू आर arguing and you know your thesis statement, consider how you will present your argument. There are 5 types of argument claims that can drive your essay. अब 5 टाइप्स हैं आर्ग्यूमेंट्स की। एक होता है फैक्ट। एक चीज होती है कि सूरज तो जो है ना वो मशरिक से ही निकलता है, ठीक है, तो वो मशरिक से ही निकलना है, वो मगरिब से नहीं निकलता, तो वो ऐसी चीज तो फैक्ट है, तो फिर आप उसको उसके हक में आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास डेफिनेशन है। अगर किसी चीज की आपके पास डिक्शनरी डेफिनेशन है तो आप उसकी मदद से आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसकी कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरे मुताबिक तो ये मतलब होता है इस चीज का, तो फिर आपका ये भी आर्गुमेंट हो सकता है कि जी मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ या इसका ये मतलब है, तो या इस डिक्शनरी में मैंने पढ़ा था कि ये मतलब है, तो लिहाजा मैं इसके एंटी जाऊंगा या इसके साथ एग्री करूंगा। वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग। आपने देखना ये कि आप जो आर्ग्यू कर रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं। आपको एजुकेशन के हक में बात किए जा रहे हैं और आप सोसाइटी आपकी ऐसी है कि वो उसके हक में नहीं है, लेकिन आपने ऐसी चीज नहीं करनी कि जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और आप उसको आर्ग्यूमेंट्स आप उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को करना था। और काज एंड इफेक्ट या कॉज एंड इफेक्ट आपने फिर डिस्कस कर लेना। व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम इन योर एसे एंड व्हाट इफेक्ट्स इट हैज। अब को एजुकेशन जो है ना वो एक कॉज है, अब इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब उस इफेक्ट पे आपने जो है ना वो लिखते जाना है, ठीक हो गया। अगर वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर को पंपिंग जो है ना एक कॉज है, अब वाटर पंपिंग से जो है ना वाटर स्कार्सिटी हो रही है, ठीक है, वो एक इफेक्ट है, ठीक है। अब इस पे आपने पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। ये या पॉलिसी है, why the reader should care and what they should do about it after reading। एक पॉलिसी होती है, जब हम कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं ना, जब पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो भी एक ऐसे शाया करते हैं, ऐसे पब्लिश करते हैं। अब उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं और एंड पे पॉलिसी बनाई होती है, तो रीडर ने उसको पढ़ना ही होता है। उसकी रीजन ये होती है कि उसने उस पॉलिसी को जानना होता है कि ये क्या है। तो इसलिए ये 5 टाइप्स की आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब 3 मेन टाइप्स होती हैं आर्गुमेंट्स को यूज करने की, इसको आप छोड़ें, ये इतनी अच्छी कोई चीज नहीं है। आप जो भी आर्गुमेंट्स होंगे उसको आप यूज कर लीजिए, क्लासिकल, रोजेरियन और टोलमैन, ये हाई लेवल की चीजें हैं, इसको आप ना डिस्कस करें, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम थी तो पूछ लें। लफज पॉलिसी है या पॉलिसी? ये पॉलिसी भी होता है और पॉलिसी भी कहते हैं लोग, और पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी ठीक है वर्ड। अब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं क्योंकि ये सब की डिफरेंट होती है। ब्रिटिश अगर देखें तो हम जो है ना उसको किसी और तरह प्रोनाउंस करेंगे, अमेरिकन देखेंगे तो और कोई करेंगे, इंडियन और है। तो आप इसको गूगल से सर्च कर लीजिएगा, जो आपको वो दे दे उसको आप जो है ना वो फॉलो कर लीजिएगा। मुझसे इस तरह प्रोनाउंसिएशन पे ना बात करें, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट होती है हर जगह पे। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। जी सर। आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो। नो अच्छा, सर। अब मैं आप लोगों को नैरेटिव ऐसे के बारे में बताता हूँ। नैरेटिव ऐसे ये होता है, कोटेशंस बच्चे इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने
बुरी सी चीज उसमें नहीं ऐड कर देनी। अवेलेबल है अच्छी सी कोटेशन तो आप उसको ऐड कर लें, अदरवाइज इग्नोर कर दें, वो आपके ज्यादा मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। मार्क्स नहीं डिडक्ट होते होते इस बेस पे आजकल जिस लेवल पे आप हैं। नैरेटिव ऐसे ये होता है कि आप अगर किसी जगह पे गए हैं या किसी इवेंट पे गए हैं या आपने कोई चीज अटेंड किया, कोई चीज देखी है, कोई चीज लिखी है, सुनी है, मूवी देखी है, वो तो आपके बारे में आपसे वो पूछ ले। आपका फर्स्ट डे इन कॉलेज पूछ ले, आपका लास्ट डे एट कॉलेज पूछ ले, आपका विजिट टू जू पूछ ले, ठीक है, विजिट टू हिल स्टेशन पूछ ले। वो जो भी आप चीजें आप देखें, मैंने इसमें कितनी एग्जांपल्स आपको देख ली, तो ये नैरेटिव बेस ऐसे होते हैं। आपका एक नैरेटिव होता है, आप वहाँ पे गए हैं, आपने हिल स्टेशन देखा है, हिल स्टेशन मरी चले गए हैं, मरी में ब्यूटी थी या नहीं थी, यहाँ पे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या मसले हैं, वो सारी चीजें आप जो है ना सोच लें और एक प्लॉट बना लें। अब प्लॉट क्या होता है? प्लॉट ये बेसिकली आउटलाइंस होती हैं। आपने शुरू कहाँ से करना है, आपने एंड कहाँ पे करना है, ठीक है, ये प्लॉट होता है। तो ये यहाँ पे आपने इसको डिस्कस कर लेना है, आपने आउटलाइंस बना लेनी है अपने मुताबिक। Where it does, writing up a quick list of the major plot points in the story is a good way of making sure that you will hit all the high points. अब जब आउटलाइंस आप बना लेते होते हैं तो इससे ये मतलब इसका ये होता है कि आप आउटलाइंस को फॉलो करते करते ऐसे लिखते जाते हैं। आउटलाइंस की मदद से फिर आप कोई चीज मिस नहीं करते। मेजर अगर आपको कोई इवेंट आप उसमें डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मिस नहीं होगा थ्रू आउटलाइंस। वो आप आर्ग्यूमेंटेटिव में भी बना लें, इसमें भी बना लें, दोनों में ठीक है, वो हेल्पफुल होती है आउटलाइन, ठीक है। इट हेल्प्स टू लिमिट थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। तो ठीक है, इससे आप आइडियाज आपके पास जो आए जा रहे होते हैं बार बार, तो वो स्किप हो जाते हैं जब आप एक आउटलाइन बना लेते हैं। तो आपको पता होता है कि मैंने तो इन चीजों पे ही लिखना है, अदरवाइज मैंने और किसी चीज पे नहीं लिखना, 5-6 पॉइंट्स पे ही मैं डिस्कस करूंगा। लिहाजा इस पे मेरे वर्ड्स पूरे हो रहे हैं तो मैं मजीद कोई चीज डिस्कस नहीं करूंगा। और मेन पॉइंट्स चूंकि मैंने इसमें कवर कर लिए तो लिहाजा बारीक बारीक चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। While it might seem like we need to how much a bunch of specific details from your senior year, try to think of a particular tumultuous day from that. एक कॉल ले लूं मैं? सर आप ठीक है आप जी। अब है कि हमारे पास आपने आपने जो है ना आउटलाइन बना लिया ना, उसकी मदद से आप जो है ना बड़ा प्रिसीजन भी कर लेंगे, एक्यूरेसी भी कर लेंगे, मेन पॉइंट्स आपके नहीं छूटेंगे, मेन जो बातें आपने करनी है वो भी नहीं जाएंगी। अब उसके बाद आपने करना ये है कि कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार बात बदल लें। आप कहेंगे जी मरी खूबसूरत है, बाद में कहें नहीं जी मरी में तो बदखूबसूरती बड़ी हुई हुई है, वहां पे दरख्त काट दिए गए हैं, वहां पे से जो है ना वहाँ पोल्यूशन आ गई है, वहां पे ये हो गया, वहां पे पहले आप खूबसूरत कह चुके हैं और फिर आप उसके एंटी चलना स्टार्ट हो गए। आपने जो पॉइंट देना है आपने कंसिस्टेंसी दे देना है। आपने कहा मैंने ये चीज देखी है, तो आपने फिर जो चीज देखी है उसको कंसिस्टेंटली उसको ही उसी पे ही चलते जाना है। ये ना हो कि आप बाद में अपनी बातें बदल लें, बात नहीं बदलनी। जर्नी नैरेटिव एसेज विल बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन मेकिंग यूज ऑफ आई स्टेटमेंट्स which is a little unusual compared to other assignments you will be given in school, ठीक है। जो आप करते आए हैं तो उसमें आप ही शी थर्ड फॉर्म यूज करते रहे हैं, लेकिन इसमें आपने आई यूज करना था कि मैंने क्या देखा है। whether you are giving your giving up scenes with dialogue or discussing that happened in the चलिए आ रही past tense, it is perfectly fine to use first person in a नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में आपने आई वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, फर्स्ट पर्सन आपने यूज करना होता है, सेकंड थर्ड नहीं करना होता। चाहे आप जो है ना वो डायलॉग्स लिख रहे हैं, चाहे आप सीन लिख रहे हैं, चाहे आप कोई सीनरी व्यू कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, तो आपने उसको स्टेट करते हुए अपना यूज करना है, आई यूज करना है, फर्स्ट पर्सन यूज करना है। Don't switch perspectives throughout the story. This is a difficult and advanced technique to try to pull off and usually has the effect of being too complicated. आप जो लिखते जा रहे हैं आप उन्हें उससे नहीं हटना। ये ना हो कि बाद में आप जो है ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें तो आप जो है ना उसको कॉम्प्लिकेशन का शिकार कर दें पूरे ऐसे को, और पढ़ने वाले को समझ ही ना आए कि ये क्या कह रहा है, और जो आप स्टोरी बयान कर रहे हो वो सारी स्टोरी तबाह होके रह जाए। आप फर्स्ट डे एट कॉलेज बयान कर रहे हैं और उसमें आप पता नहीं नॉन नेसेसरी चीजों में चले जाएं, तो ये गलत चीज होगी, ठीक है। ये पास्ट टेंस में बताया जाता है आमतौर पर नैरेटिव ऐसे। फिर आपने अपने नैरेटिव ऐसे में जो भी चीजें हैं उसमें मेन कैरेक्टर आपने नहीं छोड़ने।
जी मैं ये आपको बता देता हूँ ग्रुप में कि ये कितने मार्क्स का है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप ये सुन लें कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपने नैरेटिव ऐसे में नहीं छोड़ने। अगर फर्ज करें फर्स्ट डे एट कॉलेज में आपके प्रिंसिपल की स्पीच है तो आपने प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेना है, आप स्टेज सेक्रेटरी को डिस्कस कर लें, अपने पेरेंट्स को डिस्कस कर लें, जिस टीचर ने आपको वेलकम किया उसको डिस्कस कर लें। इन द सेम वे एट लास्ट डे कॉलेज, ठीक है। और फिर आप अगर मरी गए हैं, किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, आपके साथ कोई दोस्त गया है तो उसको भी आप डिस्कस कर लें। मेजर आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपके स्टोरी को लंबा कर, वो स्टोरी को मजीद इंगेजिंग बना सकें, तो वो आपने जरूर कैरेक्टर डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके एक्सक्यूज बाद मी सर। जी सर उर्दू में 400 से 500 आपकी आवाज कट गई है। सर आपकी आवाज नहीं आती। जी जी आपकी आवाज कट रही थी, आई नहीं है आवाज मुझे। सर मैं कह रहा हूँ कि उर्दू में अगर हम ऐसे लिखें 400 से 500 जी वर्ड्स का, वो तो अप्रोक्सीमेट सर 1.5 पेज या 1 पेज का बनना है। तो बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस पे आप खत्म कर दें। लेकिन थोड़ा 2 पेज से 2 पेज ले जाए ना, आप 2 पेज कवर कर लें। वैसे 450 से 500 वर्ड इतने कम भी नहीं होते। सर उर्दू में तो बन जाते हैं। जी कोई मसला नहीं है, जितना वो आपसे मांगेगा आपने उतना देना है, ये आप सोच लें। वो कोई मसला नहीं है, लेंथ वगैरह पे ना जाएं। आप उसमें चीजें कवर कर लें, शॉर्ट कर लें। इतनी बड़ी चीजें पैराग्राफ 3 की बजाय 2 ऐड कर लीजिएगा, और लंबी बातें करने के बजाय छोटी छोटी बातें कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। अगर आपकी स्टोरी में फिर कोई कंफ्लिक्ट हुआ है तो फिर उस कंफ्लिक्शन को भी आप डिस्कस कर लें। मरी गए आप तो वहां पे आपका कोई झगड़ा हो गया, उस बात को भी डिस्कस कर लें। फर्स्ट डे एट कॉलेज पे आपका कोई मसला हो गया, रैगिंग हो गई, वो भी आप डिस्कस कर लें। उसमें सारी चीजें कंफ्लिक्शन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सेटिंग क्या होती है कि आप जिस माहौल में थे, स्कूल में गए हैं तो स्कूल कितना खूबसूरत था, कॉलेज कितना खूबसूरत था, उसमें सीनरी कैसी थी, दरख्त थे या नहीं थे। आप अगर हॉल में गए हैं, स्पीच जो है ना वो थिएटर में गए हैं, हॉल में गए हैं, तो वहां पे क्या हालात थे, छत कैसी बनी हुई थी, लाइट कैसी थी। खूबसूरत से बनाने के लिए आप उसकी सेटिंग भी डिस्क्राइब कर दें कि माहौल कैसा था जब मैं वहां पहुंचा। हिल स्टेशन का माहौल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी और विजिट का डिस्क्राइब कर सकते हैं, फैमिली के साथ किसी टूर के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप विविड डिटेल्स देंगे, विविड डिटेल्स होती है अनक्लियर, ठीक है। यस सर। आपने छोटी छोटी चीजों को भी देख लेना, मैं साथ मैसेज पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। तो विविड डिटेल्स भी आपने बता देनी है जिससे आप खूबसूरती बना सकें। ऐसे की खूबसूरती का भी आपने नैरेटिव, ऐसे की बात ही यही होती है कि इसमें आप जितना इंगेज कर सकें बंदे को, क्योंकि आपके साथ किसी ने एग्री या डिसएग्री नहीं करना होता, बल्कि आपसे आपके ऐसे को पढ़ के उन्होंने भी मतलब उस माहौल की सैर करनी होती है। आप ऐसा लिखें कि उनको पता चल जाए कि यार मैं भी इसी जगह पे मौजूद हूँ, ठीक है, वो बड़ा इंगेज हो जाए। ठीक हो गया जी। क्लास 8 बजे तक ही है। फिर आपने जो थीम डिस्कस करना था वो आप देख लें कि आपकी स्टोरी में पूरा क्लियरली आ गया या नहीं आया। ये ना हो कि आपकी स्टोरी में जो आपने कॉलेज फर्स्ट डे एट कॉलेज स्टार्ट करके तो आप जो है ना वो सारा सड़क पे ही गुजार दिया आपने टाइम, रोड पे ही गुजरते गुजरते आपका फर्स्ट डे एट कॉलेज गुजर गया, तो फिर वो फर्स्ट डे एट कॉलेज नहीं होगा, फर्स्ट डे एट रोड होगा, या जो है ना यूजुअल डे एट रोड आप उसको कह सकेंगे। ठीक हो गया। फिर आप रिवाइज कर ले, रिवाइज करने का आपको टाइम ही नहीं मिलना, उसमें ऐसे जो आपने लिख लिया वो आपने लिख लिया, क्योंकि आपने पब्लिश तो नहीं करवाना। ये ऐसे थे दो, आप लोगों को बताते मोस्ट प्रोबेबली जो है ऐसे ही ऐसे जो जैसी मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपसे पूछे जाएंगे। और अगर इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप पूछें। जी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये पासिंग मार्क्स इसमें कितने होते हैं?
50 होते हैं टोटल टेस्ट में, आपसे बस 50 मार्क्स उन्होंने डिमांड करने हैं। जी सर। ठीक हो गया? जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है ना एंड करें आज की मीटिंग। व्हाई नॉट? हाँ जी सर। चलें ठीक है, आज इतना। सर क्योंकि हाँ आज सर गर्मी भी बहुत ज्यादा है सर, आज एंड कर लेते हैं। वैसे भी 50 मिनट्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो हम जो है ना इसको एंड करते हैं। ऐसे में वैसे भी मैंने आज बोला ज्यादा है, बताई चीजें ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी, तो इसमें आप लोग इतना ही इसको अंडरस्टैंड कर लें तो काफी सर है। जी सर सर कल 1.5 घंटे का मतलब पड़ा था कल ना, भी आज थोड़ा कम कर एग्जाम लेते हैं, खैर है। कल 1.5 घंटे का हमने पढ़ा था, तो आज हम जो है ना 50 सर 50 आपने मिनट्स हो गए हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज तैयार की थी, मैं चाह रहा था कि वो आपके लिए बर्डन ना बन जाए। सिनोनिम भी आप करके आए, आप लोगों को 10 देता हूँ मैं। अबैंडन, एब्डिकेट, एबहॉर, और फिर एबनेगेशन, ठीक है। और उसके बाद एक्सियोम, और फिर आपने ब्लॉटेड और ब्लैमिश और बिजार और फिर बॉल, और इसके बाद बैकवेथ। इनको आपने, ये मैं आपको सेंड करता हूँ, तो इनको आपने इस टाइम में ढूंढना है। ओके सर, एक्सक्यूज सर मी ये सर। जी यूसेट सर कितने ईयर्स तक एप्लीकेबल है? यूसैट बच्चे 1 ईयर के लिए ही है अभी। सर जी ये कौन सा नया रूल हो गया हमारे लिए, हम तो पीटीआई को वोट ही नहीं देंगे। ऐसा ना दें यार, मैं कौन सा पीटीआई में हूँ, ना दें वोट। और देखिए ये मैं 10 सिनोनिम्स आप लोगों को भेज रहा हूँ, आपने ढूंढ के तो इनको मार्क करके ना, तो कल के लेक्चर में लेके आना, ठीक है। तो ये आप 10 मिनट में ये करें। ओके, ये दोनों चीजें मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। ठीक। मैं व्हाट्सएप में अभी सर जी